रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि शव पर कीड़ों या जानवरों द्वारा खाए जाने के निशान पाए गए। कई अंदरूनी मांसपेशियां और हड्डियों का हिस्सा भी गायब था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी भी इंसान का शरीर केवल 2 दिन में इतना ज्यादा सड़ सकता है? ये किसी भी तरह मानने वाली बात नहीं लगती। जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया था कि तेजाब से चेहरे को जलाया गया, तो क्या उसी तेजाब के कारण मनीषा की बॉडी इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी? मनीषा के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट झूठी और मनगढ़ंत है, जिसे केवल आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयार करवाया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन पुलिस सच्चाई छिपा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मनीषा की बॉडी को जानवरों ने नोचा था, लेकिन परिवार का साफ कहना है कि लाश के पास किसी भी जानवर के पैर के निशान नहीं थे। अगर किसी जानवर ने शव को खाया या नोचा होता तो वहां खून या मांस के टुकड़े आसपास गिरे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां मौजूद नहीं था। इसके विपरीत लाश के आसपास बियर और शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं। गाड़ी के टायर के निशान भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह मामला पूरे प्रदेश और फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जगह जगह आक्रोश फैलने लगा। गांव से लेकर शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों हजारों लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले और न्याय की मांग की। दिल्ली के इंडिया गेट और जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। हरियाणा के कई जिलों में महिलाएं और युवक हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। जगह जगह नारे लगे। यह आंदोलन इतना तेज हो गया कि देश भर की मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध तथा पुलिस पर लापरवाही के आरोपों के बाद हरियाणा सरकार ने लोहारू थाना के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अशोक कुमार SHO लोहारू प्रभारी, ASI शकुंतला, 112 के ASI अनूप, कांस्टेबल पवन, SPO धर्मेंद्र। इन 5 पर आरोप था कि मनीषा की गुमशुदगी और बाद की घटना में समय पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा भिवानी के SP मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया और IPS सुमित कुमार को नया SP नियुक्त किया गया। SP का ट्रांसफर और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं था। मनीषा के परिजनों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिजनों का गुस्सा और जनाक्रोश इतना तेज था कि प्रशासन और पुलिस पर भारी दबाव बन गया। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और कैंडल मार्च की वजह से हालात बिगड़ने लगे। आखिरकार बढ़ते दबाव और जनता के गुस्से के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को भी झुकना पड़ा और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी करना पड़ा। मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में कराया गया। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार शव बहुत ज्यादा सड़ा गला था। उस पर कीचड़ और खरपतवार चिपके हुए थे और पूरे शरीर से तेज बदबू आ रही थी। चेहरे के हिस्से, आंखें, कान आदि सड़े हुए पाए गए। जीभ और गले के ऊतक भी पूरी तरह गल चुके थे। शरीर के कई हिस्सों की त्वचा जगह जगह से सड़ चुकी थी। गर्दन की हड्डियों में C3 से C5 कशेरुकाएं गायब थीं, जबकि C6 हड्डी टूटी हुई थी। लेकिन उस फ्रैक्चर वाली जगह पर खून का रिसाव नहीं था, यानी यह चोट मृत्यु के बाद भी हो सकती थी। पेट के अंदर से गर्भाशय, बच्चेदानी, दोनों अंडाशय, दोनों गुर्दे, प्लीहा और आंतों के कुछ हिस्से गायब मिले। आंखों, पुतलियों और कॉर्निया की हालत भी पूरी तरह सड़ी गली थी। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि मनीषा की गर्दन पर जो काटे जाने का निशान मिला वह किसी तेज धार हथियार, शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया था। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में ठीक उल्टा कहा गया कि यह निशान किसी जानवर द्वारा काटे जाने के कारण बना था। यानी एक ही जख्म पर 2 बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष निकले। पहली रिपोर्ट में इंसानी हमले का संकेत, जबकि दूसरी रिपोर्ट में जानवरों द्वारा किए गए हमले की बात कही गई। रिपोर्ट में मौत के कारण का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। पहली रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि आंखें गायब थीं और बच्चेदानी बाहर थीं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि बच्चेदानी और अन्य आंतरिक अंग, गुर्दे, प्लीहा, अंडाशय गायब थे और आंखों, पुतलियों व कॉर्निया की हालत पूरी तरह सड़ी हुई थी। यानी आंखें गल चुकी थीं, लेकिन उनके गायब होने का जिक्र नहीं किया गया। इस तरह दोनों रिपोर्टें एक दूसरे से मेल नहीं खाती और दोनों में अंतर है। यहीं से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि पुलिस सच छिपा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि 2 अलग अलग मेडिकल टीम्स इतनी अलग अलग बातें आखिर कैसे लिख सकती हैं। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया,
इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। लेकिन अगले दिन आई विसरा रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया कि मनीषा ने कीटनाशक पेस्टिसाइड पिया था। उसकी बॉडी में कीटनाशक पाया गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वही जहर जिसे किसान फसल में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि मनीषा की बॉडी खेत में मिली थी, अगर आसपास के खेतों में फसल पर कीटनाशक डाला गया था तो भी बॉडी में कीटनाशक के अंश आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आमतौर पर विसरा रिपोर्ट आने में 15 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन मनीषा के केस में यह रिपोर्ट सिर्फ 3 दिन बाद ही आ गई, जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। लेकिन 5 दिन बाद पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दावा करती है कि उन्हें मनीषा का एक नोट मिला है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है, उसके साथ किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ। पुलिस ने उस नोट की फोटोकॉपी मीडिया में वायरल कर दी और साथ ही एक दुकान का बिल भी दिखाया जिसमें लिखा था कि मनीषा ने वहीं से कीटनाशक खरीदा था और बाकायदा सिग्नेचर भी किया था। पुलिस के इन दावों के बाद परिजनों का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था। न ही उसके मुंह में और न ही शरीर के किसी हिस्से में झाग जैसा कोई निशान मिला। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा कि अगर पुलिस को मनीषा का नोट पहले दिन ही मिल गया था तो उन्होंने परिजनों को इसकी जानकारी उसी वक्त क्यों नहीं दी। यह साफ तौर पर दिखा रहा था कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए खेल कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह सब पुलिस की बनाई हुई चाल है। मामला यही नहीं रुका। पुलिस ने जो नोट दिखाया वो असली नहीं बल्कि सिर्फ फोटोकॉपी था, और उसमें सबसे अहम सवाल ये था कि मनीषा का परिवार हरियाणवी और हिंदी ज्यादा समझता है, लेकिन वह नोट अंग्रेजी में लिखा गया था, जबकि सबको पता था कि मनीषा के माता पिता को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर वो सच में अपनी आखिरी चिट्ठी लिखती तो या तो हिंदी में लिखती या फिर हरियाणवी में, ताकि घर वाले समझ सकें। और उस नोट में कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं लिखा था कि मनीषा मरने जा रही है। अगर मनीषा ने सच में कीटनाशक पिया था तो उसके पास से कोई बोतल, ढक्कन या रैपर क्यों नहीं मिला? पुलिस कहती रही कि उसने कीटनाशक गांव की दुकान से खरीदा और बाकायदा साइन भी किया। लेकिन जरा सोचिए, क्या गांव की दुकानों पर कीटनाशक लेते समय दुकानदार कभी बिल या रजिस्टर पर सिग्नेचर करवाता है? मैंने तो आज तक ऐसा होते नहीं देखा। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खरीदा था, तो क्या वो जहर पीने के लिए 2 किलोमीटर दूर खेत में जाएगी? वो ये काम घर पर भी कर सकती थी। फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर उसने कीटनाशक पिया तो क्या उसके बाद उसने अपने सलवार का नाड़ा खुद खोल लिया? और जो बॉडी पार्ट गायब थे, क्या वो खुद काट कर गायब कर गई? पुलिस की ये कहानी किसी भी कोण से भरोसे लायक नहीं लग रही थी। साफ दिख रहा था कि पुलिस को असली आरोपी का पता है, लेकिन उसे बचाने के लिए नए नए झूठ और बनावटी सबूत पेश किए जा रहे हैं। यहीं से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि वे सच छिपा रहे हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गए। परिजनों का गुस्सा अब उबाल पर था। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में नहीं होगा और जब तक पूरे मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हर तरफ यह सवाल गूंजने लगा कि आखिर पुलिस क्यों बार बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास पेश कर रही है और क्यों जबरदस्ती आत्महत्या का एंगल लाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ा, वैसे वैसे आंदोलन भी तेज होता गया। आखिरकार बढ़ते जनाक्रोश और परिवार के अड़िग रुख को देखते हुए सरकार को दखल देना पड़ा। शव कई दिनों तक रखा रहा, जिससे पूरे माहौल में तनाव और गहराता गया। दबाव बढ़ने पर सरकार को मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराना पड़ा। उच्च स्तर की बैठक हुई और केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जब परिवार की दोनों मांगें पूरी हुईं, तब 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। अगर गौर से देखा जाए तो किसी केस में 3 बार पोस्टमार्टम होना बेहद असामान्य है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सिर्फ 2 बार ही पोस्टमार्टम हुआ था। सवाल यही उठता है, अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही या साजिश नहीं होती तो आखिर मनीषा का पोस्टमार्टम तीसरी बार क्यों कराया गया? दरअसल मनीषा का परिवार लगातार कहता रहा कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से गायब हो गई।
परिजनों ने कई बार पुलिस से कहा कि कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक कराया जाए और मनीषा की आखिरी लोकेशन पता की जाए, लेकिन पुलिस ने न तो कॉलेज का सीसीटीवी देखा न ही उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। परिजनों ने यह भी कहा कि जिस दिन मनीषा गायब हुई थी उस रात 12 बजे उसके मोबाइल से फोन आया था, लेकिन 1 मिनट बाद ही मोबाइल बंद हो गया। कल रात में उसका फोन 12:04 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। इसके बावजूद पुलिस ने आखिरी लोकेशन तक ट्रेस करने की कोशिश नहीं की। मनीषा का मोबाइल आज तक गायब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई ठोस कोशिश ही नहीं की। इतना ही नहीं, जिस वक्त मनीषा की लाश बरामद हुई थी उस समय भी पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। यानी सबसे अहम सबूत मोबाइल और क्राइम सीन की जांच, दोनों को पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मनीषा के परिजनों का साफ आरोप है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें नर्सिंग कॉलेज की ही भूमिका है। मेरा तो पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया। उनका कहना है कि जो बॉडी पार्ट्स गायब हैं उन्हें कॉलेज वालों ने ही निकाला है और यह कॉलेज किसी बड़े नेता का है, इसीलिए पुलिस उसे बचा रही है। कॉलेज ने किया है जी ये काम, उसकी मौत कॉलेज वाला ने करी है। उसकी किडनी भी निकाली है, वो भी उनने निकाली है। आँख निकाली है, वो भी उनने निकाली है। जो भी चीज़ बच्चादानी निकाली है वो भी उनने निकाली है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सिर्फ दुष्कर्म हुआ होता तो बॉडी से इस तरह के अंग गायब नहीं होते। यह काम साफ तौर पर ऐसे लोगों का है जिन्हें मेडिकल नॉलेज है और जो जानते हैं कि अंग कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मनीषा की बॉडी से आंखें, दिमाग, आंत, किडनी और बच्चेदानी सब गायब थे। ये काम कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। दावा किया गया है कि पहले मनीषा को गायब किया गया, फिर उसके अंग निकाले गए और बाद में पहचान छिपाने के लिए उसकी बॉडी पर तेजाब या कोई केमिकल डाला गया ताकि ऐसा लगे कि अंग सड़ गल गए हैं और किसी ने निकाले नहीं हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में उसकी बॉडी खेत में फेंकी गई। अब सबसे अहम सवाल उठता है, अगर मनीषा का शव 2 दिन से खेत में पड़ा होता तो गांव वालों को यह पहले ही दिन यानी 12 अगस्त को मिल जाता, क्योंकि जिस जगह लाश मिली वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। साफ है कि बॉडी 12 अगस्त की रात को वहां रखी गई और सुबह गांव वालों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। महज 2 दिन में इतने बड़े बड़े अंग नेचुरल डिकम्पोजिशन से गायब नहीं हो सकते। इससे साफ शक होता है कि ये अंग सर्जिकल तरीके से निकाले गए। ऐसे में सबसे बड़ा शक कॉलेज प्रशासन और ऑर्गन माफिया पर जाता है, क्योंकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे काम के लिए मेडिकल नॉलेज और नेटवर्क चाहिए जो किसी नर्सिंग कॉलेज के पास ही हो सकता है। इसीलिए मनीषा का केस अब सिर्फ हत्या का मामला नहीं रह गया है। यह एक रहस्य है जिसमें शक की सुई सीधे ऑर्गन माफिया और कॉलेज प्रशासन की ओर घूमती है। रईस आदमियों का हाथ है जिन्होंने ये हत्याकांड किया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जो बंदे हैं ना वो मोटी मोटी मिनिस्टर के लड़के हैं, जब ये न्याय नहीं हो रहा। क्या मनीषा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी? हाँ, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नर्सिंग कॉलेज, गायब अंग और परिवार के आरोप, इन सबको जोड़ने पर यह शक और गहरा हो जाता है। लेकिन अभी तक कानूनी रूप से पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। सच्चाई सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ पाएगी। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या मनीषा के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है वह सचमुच कॉलेज वालों ने ही की है? क्या अब सीबीआई उन दरिंदों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया? और क्या मनीषा को अब बिना देरी के न्याय मिलना चाहिए? इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर साझा करें।